नमस्कार दोस्तों, मैं नाज़रीन खबर बात की खास बात में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं अर्थक्वेक या भूकंप के बारे में। हाल ही में इंडोनेशिया में अर्थक्वेक हुआ जिसका बहुत सारे झटके या उसका प्रभाव जो महसूस किया गया, सांगली, सातारा, महाराष्ट्र में कई जगहों पे इसका प्रभाव महसूस किया गया। ये अर्थक्वेक होता क्या है और ये किस तरह आता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या होते हैं, ये आज हम जानेंगे। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है संतोष टकले जी, जो साइंटिफिक ऑफिसर है बीआरसी में। तो आइए इनसे इसी बारे में जानकारी लेते हैं। संतोष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। हमें ये बताइए सबसे पहले कि अर्थक्वेक या भूकंप जिसे कहा जाता है वो होता क्या है। जैसे बहुत ही अच्छा सवाल है, और जैसे आपने बोला कि साइंटिफिक जानकारी के लिए ये सेशन चल रहा है जी। तो जैसे आप जानते हैं कि हम बचपन से पढ़ते आते हैं ज्योग्राफी नाम के सब्जेक्ट में कि अर्थक्वेक एक ऐसी चीज है जिसमें अर्थ का सरफेस हिलता है। हाँ। अभी ये जो इतना रिजिड रहने वाला अर्थ का सरफेस हिलता है, उसके ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स है वो डैमेज हो जाते हैं, तो लाजमी है कि सबको ये डाउट आएगा कि ये हिलता कैसे, इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। तो ये जो एनर्जी है इसको हम टेक्निकल टर्म्स में अर्थक्वेक को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू द रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी। नाउ द एज मेरे ही जवाब में मैंने ये सवाल पूछा था कि ये रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी कहाँ से आता है। तो ये रिलीज ऑफ एनर्जी समझने के लिए शायद हमको अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, और उस स्ट्रक्चर के बीच में हम हमेशा जो दूरदर्शन या कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि एक टेक्टोनिक प्लेट्स नाम की चीज है, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स के दरमियान ये एनर्जी रिलीज होती है, और उसके दरमियान जो एनर्जी रिलीज है वो अर्थ के सरफेस को मूव करता है, और उसके कारण हमको जो झटके महसूस होते हैं जिसको हम भूकंप या अर्थक्वेक बोलते हैं। बराबर है, क्योंकि आम जनता या आम लोग जो है या बच्चे हैं वो ये जानते हैं कि भूकंप आना मतलब धरती सिर्फ हिलती है या सरफेस जो अर्थ का है वो हिलता है, उसको भूकंप कहा जाता है। ये होता है। लेकिन ये जो अर्थक्वेक होता है क्या ये सिर्फ धरती पर ही होता है, जैसे इसे अर्थक्वेक कहा जाता है? जैसे तो आपने बहुत ही राइटली पॉइंट किया, अर्थक्वेक बराबर है, दो हिस्से हैं। तो अर्थक्वेक, अर्थ के ऊपर जो क्वेक्स आते हैं यू कैन कॉल इट अर्थक्वेक, राइट। बट जहां तक हम इसको जिस तरीके से आपने पूछा है, हम ये बोलने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के धक्के या इस तरीके के वॉल्केनिक इरप्शन पूरी सोलर सिस्टम में कहीं और होते हैं क्या। तो इसके लिए हमको शायद, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारी सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स है उसमें से कुछ प्लैनेट्स और कुछ नेचुरल सैटेलाइट के फोटोज दिखाए गए। जैसे आप देख रहे हैं कि आप उसमें मर्क्यूरी देख सकते हैं, आप उसमें वीनस देख पा रहे हैं, आप उसमें मार्स देख पा रहे हैं, अर्थ देख पा रहे हैं, एंड आप उसमें मून भी देख पा रहे हैं। इसमें जो मार्स है स्पेसिफिकली उसका डायमीटर, रेडियस जो समवेयर अराउंड मेरे ख्याल से तकरीबन 7000 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा। उसका डायमीटर ये मार्स के ऊपर अपने माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा एक पहाड़ बन चुका है इसी वोल्केनिक इरप्शन से। हाँ, अगर आप गलती से इंटरनेट पे ये चीज ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसका नाम है ओलंपस मॉन्स। ओके, ये ओलंपस मॉन्स की ऊंचाई है उसके फ्लैट सरफेस से तकरीबन 24 से 27 किलोमीटर। तो मतलब वोल्केनिक इरप्शंस नाम की जो चीज है वो रॉकी प्लैनेट्स के ऊपर मोस्टली देखी गई है। उसमें से मैंने अभी आपको मार्स का एग्जांपल दिया। बट टर्म अर्थक्वेक रिलेट्स टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थक्वेक जहां तक ये टर्मिनोलॉजी वाली पार्ट है तो वो अर्थ पे ही होता है, अर्थ पर ही होता है। इसके बारे में जो रीजन है, उसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में डिटेल जानकारी जो है उसमें हम क्या क्या बता सकते हैं? ये जो अर्थक्वेक है उसका ओरिजिन, उसकी जो रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी है ये आती है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। अब इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स इस तरीके से मूव करना चाह रही है और उसके बीच में एक रॉक या कुछ ऑब्स्टेकल फंस गया है। अभी ये जो इसके बीच में ऑब्स्टेकल फंस गया है, ये मूवमेंट तो चलती रहेगी। एक वक्त उस रॉक को क्रश करके ये आगे चली जाएगी, और उस टाइम पे वो रॉक के क्रश होने से जो एनर्जी रिलीज है उस एनर्जी की मतलब जो वेव्स के फॉर्म में सरफेस तक पहुंचेगी, वो सरफेस को मूव करती है। अभी इसमें एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि हम जब अर्थ की बात कर रहे हैं तो ये जो हमारी मदर अर्थ है ये है 4.5 अरब साल पुरानी। 460 करोड़ साल पहले सोलर सिस्टम के बर्थ के साथ हमारे अर्थ का जन्म हुआ था। ये अर्थ तभी एक बहुत ही गर्म सा गोला थी, और ये गर्म गोला धीरे धीरे ठंडा होते होते, आप इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप सोचिए कि आप सुबह जल्दी उठे, कहीं जाना है, और आपको मम्मी ने एक दूध का ग्लास दे दिया पीने के लिए, बट आप थोड़ी कुछ और काम में बिजी रही तो शायद आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाई और उसके ऊपर मलाई जम गई। अभी अंदर का जो दूध है वो गर्म है,
ठीक है, इस एग्जैक्टली तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, पर ऊपर की जो मलाई है शायद अर्थ के स्ट्रक्चर के जो 3 अहम हिस्से हैं उसमें से मलाई रिप्रेजेंट करती है ऊपर के क्रस्ट को। उसके अंदर का जो कोर है वो इनर कोर अभी भी सॉलिड है, उसके ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा लिक्विडियस है, उसके कोर और क्रस्ट के बीच में एक मेंटल नाम की चीज है। ये जो लिक्विडियस एंड सेमी लिक्विडियस फॉर्म में ये जो सब चल रहा है, इसके ऊपर जो क्रस्ट बना हुआ है और ये क्रस्ट की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है या प्लेट्स है जो वो टुकड़े हैं किसके, 2 चीज के, एक ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स है और एक आपके कॉन्टिनेंटल है, मतलब जिसके ऊपर आपके समुद्र बसे हुए हैं और एक के ऊपर आपके कॉन्टिनेंट्स मतलब खंड बसे हुए हैं जिसके ऊपर हम रहते हैं। इनके बीच की मूवमेंट्स में जो एनर्जी रिलीज होते हैं उसके कारण अर्थक्वेक होता है। ये जो मूवमेंट्स जो होती है प्लेट्स के बीच में, ये क्या कंटिन्यूस होती रहती है? ये जो मूवमेंट्स है टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स की ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। हाँ। ये कंटिन्यूस मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक नहीं होता, उनके बीच में जो कुछ आ जाता है तो हाँ। ये जब मूवमेंट रोकी गई उस रोकी गई मूवमेंट के कारण जो अभी ऐसे कुछ है एनर्जी लगी हुई है और फंसी हुई चीज छूट गई, बराबर। ये जो चीज है दिस इज द इम्पार्शन ऑफ और पावर व्हाट यू कैन से रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से ये टेक्टोनिक प्लेट्स का बराबर है। लेकिन ये नापी कैसे जाती है, किस प्रकार इसका मेजरमेंट लिया जाता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई या ये जो है अर्थक्वेक का कैसे नापा जाता है? जैसे कि आप नॉर्मली एक आंकड़ा सुनती है, बराबर है, रिक्टर स्केल पे एक जगह पे इतना अर्थक्वेक आया तो ये स्केल है, कभी आप 6.4 सुनेंगे, कभी आप 8.2 सुनेंगे, कभी आप 8.9 सुनेंगे, और जैसे ये आंकड़ा बढ़ता है वैसे आप हमेशा सुनती रहेंगी कि डैमेजिंग इफेक्ट्स आर वेरी हाई, खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो ये रिक्टर स्केल है, ये आपको वैल्यू देता है, एम्पलीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी। बट यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीज बोलूंगा तो शायद सबको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक समझने की कोशिश करिए, एनर्जी जो हम बात कर रहे हैं ये एनर्जी रिलीज वेव फॉर्म में होता है। अच्छा। और जब आपका अर्थक्वेक है ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है और जो एनर्जी का प्रोपेगेशन हो रहा है वो जिस वेव फॉर्म में हो रहा है, ये 3 तरीके के वेव फॉर्म रहते हैं। अच्छा। जो शायद हमने 8वीं 9वीं की कक्षा में भौतिक शास्त्र में मतलब फिजिक्स में पढ़े हैं। एक लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म रहता है, लॉन्जिट्यूडनल जो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस की वजह से मूव होता है। दूसरी चीज है जो है ट्रांसवर्स मोशन। ट्रांसवर्स मोशन मतलब आप ऐसे सोचिए कि आपने एक कीला है उससे एक रस्सी बांध दी है और उसको पकड़ लिया और बीच में ऐसे कर दिया, तो ये जो मूवमेंट है आपको वेव फॉर्म दिखेगा, दिस इज द ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। और एक नई मतलब ये नई जानकारी होगी आपके लिए भी शायद कि एक सरफेस वेव नाम की चीज रहती है। ये 3 चीजें जो है वो एनर्जी पास करने में मदद करती है। द एनर्जी पासेस और प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव फॉर्म। तो ये जो 3 वेव फॉर्म्स है वो एनर्जी पास ऑन करते हैं और इसी से ये आगे बढ़ता है। जो हम मेजरमेंट भी करेंगे वो भी हम एनर्जी का ही करेंगे। तो जब हम रिक्टर स्केल में एक वैल्यू डिफाइन करते, दैट वैल्यू इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी रिलीज एंड द एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द सिंगल वेव फॉर्म। 3 जा रही है, तीनों में से जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो ज्यादा डैमेज क्रिएट करेगी। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, लेकिन अब जब वैल्यू बताई जाती है, जैसे हमने कहा कि अब इंडोनेशिया में जो हुआ था वो 1.2 का था, ऐसे कितने मात्रा पे जाता है तो वो डेंजरस हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, और कितना कम से कम होगा तो वो डेंजरस नहीं होता है और उसके बाद खतरा पैदा होना शुरू होता है? इस सवाल को मैं इस तरीके से थोड़ा लेके बताऊंगा कि थोड़ा आपसे ही सवाल पूछूंगा कि तकरीबन एक आम आदमी के ये समझ की बाहर की चीज है कि 10 लाख से भी ज्यादा भूकंप ये अर्थ महसूस करती है 1 साल में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जबकि ये जो 10 लाख का आंकड़ा है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, काफी डरावना लगता है। ओके, मतलब इस लाइक कि लोग डर जाएंगे, बट बात ऐसी है कि ये यहाँ से ही शुरुआत होती है। मैं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली आपकी टेक्टोनिक प्लेट मूव रही, मतलब जहां भी ऑब्स्टेकल आ गया तभी अर्थक्वेक का इंडिकेशन आपको मिलेगा। ये जो है ये चालू होता है तकरीबन वेरी लो लेवल 0 रिक्टर स्केल से चालू होके हाईएस्ट वैल्यू अब तक दुनिया में जो आया है वो एक बार चिली में आया था, 1960 की बात है शायद। ये 1960 में जो आया था उसका मैग्नीट्यूड था 9.5। दिस इज द हाईएस्ट रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड एवर एक्सपीरियंस्ड बाय द अर्थ, मतलब हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन में, या जब हम इसकी स्टडीज या रिकॉर्डिंग चालू कर दें। ये जो मैग्नीट्यूड आपने जो सवाल पूछा था कि कौन से मैग्नीट्यूड के बाद ये थोड़ा डैमेजिंग हो जाता है, वो मैग्नीट्यूड इस पे डिपेंड करता है कि 3 का भी डैमेजिंग हो सकता है, 4 का भी डैमेजिंग हो सकता है, शायद 5 का भी डैमेजिंग हो सकता है। तो मतलब 3 के नीचे जो है वो शायद इतने अच्छे से महसूस नहीं होते, पर 3 साढ़े 3 रिक्टर स्केल के बाद वो आपको महसूस होने चालू हो जाएंगे। 5 के बाद तो अगर आपके स्ट्रक्चर
अर्थक्वेक एज सच आपको कुछ डैमेज नहीं करता। बराबर है, नहीं करता। अर्थक्वेक के कारण जो जमीन की मूवमेंट होती है उसके ऊपर जो हम स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, अगर वो उस तरीके से इंजीनियर नहीं किए गए हैं तो शायद उसके जो डैमेज होगा और उसके पास इन टर्न जो हमारी मतलब ह्यूमन को बॉडीली या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारी वेल्थ है उसको जो डैमेज होता है वो डैमेज है। तो ये डैमेज अगर आप नॉर्मल स्केल पे बोले तो शायद रिश्टर स्केल 4.5-5 के बाद थोड़ा डैमेजिंग हो सकता है। अच्छा। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहां पे अच्छे से लिखा हुआ है कि किस रिश्टर स्केल के बाद किस इफेक्ट पे ये जाता है, तो उसको आप समझ सकते हैं एंड देन आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहूंगी और एक कि ज्यादा से ज्यादा भूकंप देखे जाते हैं जापान में या इंडोनेशिया में, इसके पीछे क्या रीजन है कि वहाँ पे ज्यादा मात्रा में कंस्ट्रक्शन वैसा है, इस वजह से होते हैं या क्या चीज है जो वहाँ पे ज्यादा भूकंप पाए जाते हैं? नहीं देखिए, एज फार एज द अर्थक्वेक्स आर कंसर्न, ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब हम जो यहाँ कंस्ट्रक्शंस वगैरह कर रहे हैं इसका ज्यादा संबंध नहीं आता है। इसका संबंध जैसे बोला कि ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट है, सदियों से होते आ रहा है। कभी ये सारे भूभाग जो है साथ में थे जिसको हम पैंजिया बोलते थे, बाद में छूट गए, जैसे अफ्रीका से छूटते हुए हिंदुस्तान आके चाइना की बॉर्डर से टकराया और अपना हिमालय बन गया। तो ह्यूमन इंटरवेंशन आर नॉट देयर, बट जो नेचुरल एग्जिस्टिंग व्हाट यू कैन से टेक्टोनिक प्लेट्स की जगह पे है जो प्रोन है, इसको एक अच्छा नाम दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज इरप्शंस होते हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक होते हैं, सो दे हैव कॉल्ड इट, और इसको साइंस में बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये एक रिंग ऑफ फायर नाम की, शायद आपने कभी सुना भी होगा। ये रिंग ऑफ फायर नाम की जो चीज है ये चालू होती है जापान से, घूमती है इंडोनेशिया से, घूमते घूमते पैसिफिक लाइन लेके, कुछ लोग उसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे तो देख सकती है, स्क्रीन पे जैसे दिखाया गया है आप उसमें समझ सकते हैं कि बहुत ही प्रोमिनेंटली उन्होंने दिखाया गया कि यहाँ पे इस जगह पे अर्थक्वेक होते हैं। नाउ एज फार एज जापान इज कंसर्न, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस कंट्री है, तो इस चीज को भी उन्होंने ध्यान में रखते हुए अपना जो स्ट्रक्चर्स है उनका डिजाइन या उसमें बहुत सारी चीजें होती है, स्ट्रक्चर का भी एक डिफाइंड IS रूल्स, मतलब सपोज हम इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ रूल्स डिफाइन किए गए कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया में स्ट्रक्चर्स इस तरीके से ही बनने चाहिए। तो उस तरीके से है। पर जो आपका ये सवाल था कि कुछ अर्थक्वेक प्रोन जोन है क्या, यस, टेक्टोनिक प्लेट्स जहां पे भिड़ती है एक दूसरे से, उस जगह पे जहां पे मैक्सिमम अर्थक्वेक होता है उस चीज को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और जो आप स्क्रीन पे देख रही है उस तरीके से हम काफी खुशनसीब है कि हमारे आजू बाजू ऐसा नहीं। बॉम्बे में या बॉम्बे सबर्ब्स में we are not bothered about the earthquake and tsunami only because उस एरिया में ये रिंग ऑफ फायर काफी दूर है, जबकि जापान से बहुत करीब से गुजरती है। और इसका हम लोगों ने हाल ही में उसका अंजाम भी देखा है, उनके यहाँ काफी बड़ा अर्थक्वेक और उसके कारण न्यूक्लियर डिजास्टर भी थोड़ा बहुत होने को था। उस तरीके से ही इंडोनेशिया इज नेक्स्ट कंट्री which is continuously getting bombarded by earthquakes because of their natural existence at that particular place which is on the ring of fire। बराबर। संतोष जी, यहाँ पे तो आप हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन साइंटिफिकली कौन सी टीम है जो इसके ऊपर काम करती है और किस तरह से काम करती है, ये हम जानना चाहेंगे। लेकिन अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों कहीं भी नहीं जाइए, लौट के आइए, देखते रहिए खास बात नाज़रीन के साथ। घरात बँकेची ब्रँच, अगं चला, मुहूर्त जवळ आला, वी आर रेडी। काय ट्रिप काय? खरंच घरात ब्रँच, कमाल आहे। आता TGS बिटलं खातं तुम्ही इंटरनेट आणि मोबाईल वापरून घरातूनच ऑपरेट करू शकता। कारण आता आपले TGS मध्ये सुद्धा आहे इंटरनेट बँकिंग, SMS आणि RTGS NEFT सेवा। अरे वा, आता बँकिंग इज नो टेन्शन। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास बात नाज़रीन के साथ। हमारे स्टूडियो में मौजूद है संतोष जी। संतोष जी, हम जानकारी लेते लेते ये बताना भूल गए या ये पूछना मैं आपसे भूल गई कि अर्थक्वेक का जो सेंटर होता है वो कैसे होता है और कैसे मेजर किया जाता है? सेस्मोग्राफ इज इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम एग्जैक्टली ये जो हमारा स्केलिंग है उस तरीके से हम लोग अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा। ये अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने का जो सेस्मोग्राफ है बहुत ही सिंपल तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सेस्मोग्राफ जो है इसमें एक रिजिड स्ट्रक्चर के ऊपर बिठाया हुआ एक बॉक्स है जिसके अंदर इजीली फ्री मूविंग इनर्शियल बॉडी है। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, बट आप समझ सकते हैं कि पूरी अर्थ ही घूम रही है, मतलब हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है, वो सरफेस वाइब्रेट कर रहा है। और उसके ऊपर हमको एक चीज ऐसी चाहिए कि जो स्टेडी है।
हाँ। मतलब ऐसे सोचिए कि ये बराबर है, चीज हाँ। फ्रीली सस्पेंडेड है, स्टेडी है और पूरी अर्थ घूम रही है और ये चीज रोटेट हो रही है, तो इसके ऊपर एक ग्राफ प्लॉट होते जा रहा है। अच्छा, इस हाँ, बराबर, ग्राफ हाँ। प्लॉटिंग फेनोमेना को मैं बोलूंगा कि ये सेस्मोग्राफ है। हाँ। जो ग्राफ प्लॉट हो गया वो सेस्मोग्राम है। ओके। तो ये चीज मेजर करने के लिए इनर्शिया नाम की जो प्रॉपर्टी होती है कोई भी हेवी बॉडी की, उसको यूज करके ये सेस्मोग्राफ बनाया जाता है और इससे हम लोग अर्थक्वेक का रिकॉर्डिंग करते हैं। और ये जो करते हैं उनको क्या कहा जाता है? ये जो करते हैं, ये जो सेस्मोग्राम है, हाँ। ये जो है, ये रिकॉर्डिंग जो हो रहा हाँ। है, ये जो पूरा, बराबर। इसमें ही हमको जो इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी हाँ। वेव्स के, हाँ। ओके, हाँ। उसको हम बोलेंगे रिक्टर स्केल पे उसका मैग्नीट्यूड। ओके, उसको रिक्टर स्केल कहा जाता है। बट इसके आगे का शायद आपको जो आप मतलब जिसको क्लियरली नहीं पूछा कि इससे हमको ये भी मिल सकता है, जो वेलोसिटीज की हम बात कर रहे थे कि इपीसेंटर हाँ, हमने डिफाइन हाँ, किया था, हाँ। तो उस टर्म्स कॉन्टेक्स्ट में हम लोग का अर्थक्वेक के बारे में 2-3 टर्मिनोलॉजी बहुत कंटिन्यूअसली आप सुनते रहते हैं। हाँ। एक है कि भाई इपीसेंटर इधर इधर पाया गया, ठीक है, उसका फोकस यहाँ पे था, ओके। तो ये सारी चीजें कहाँ से रिवील होती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है और एक सिंपल ज्योमेट्री है कि अगर मेरे पास 3 सेंटर है, तो ये सेंटर के लिए भी मैं आपको ये जानकारी साथ ही लगे दे दूं कि हर नेशन के पास एक हाईली सोफिस्टिकेटेड डेवलप्ड लेबोरेटरी या सेंटर होता है जहाँ पे अर्थक्वेक का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, हाँ। जबकि आजू बाजू के प्रीमाइसेस के लिए ही। जैसे कि इंडिया में अपना एक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट is maintaining the country's total national seismological network. Okay. It is consisting of almost 55 observatories. हाँ। But ये बात होगी अर्थक्वेक्स की, बराबर। जो जमीन के ऊपर हाँ। की बात है। अगर यही हम ओशन रिलेटेड बात करें, हाँ। तो इसके लिए फिर से एक नया और बहुत ही हाँ। हाईली हाँ। सोफिस्टिकेटेड हाँ। इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद, जिसे हम हाँ। सुनामी भी कहते हैं। हाँ, ये सुनामी के बारे में जानकारी के देता बारे में है जानकारी देता और जो भी समुद्र के अंदर जो हैपनिंग हाँ, होगी हाँ, किसी तो ओशन रिलेटेड। ओके। अभी हम बात कर रहे थे कि ईपी सेंटर कैसे हम एग्जैक्टली फाइंड हाँ, आउट करते हाँ। हैं। ईपी सेंटर फाइंड आउट करने के लिए सपोज ऐसे सोचिए, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि यू हैव 3 लोकेशन पे आपके अर्थक्वेक फाइंड आउट करने के सेंटर्स हैं जी। और आपके पास मैंने जो 3 बताई थी वो वेव्स पहुंच रही है। हाँ। एक का नाम है लॉन्जिट्यूडनल, जिसको हम पी वेव हाँ। बोलते हैं, हाँ। दूसरे का नाम सेकेंडरी या शेयर वेव है, एंड तीसरी जो सरफेस वेव। इन तीनों के बीच में अंतर है। ओहो। मतलब प्राइमरी वेव बहुत फास्ट होती है, जल्दी पहुंचती है, सेकेंडरी वेव थोड़ी स्लो होती है, उसके बाद सरफेस वेव पहुंचती है। इनके बीच में जो टाइम लैग है, इससे मेरा सेंटर ये ढूंढ के बता सकता है कि इपीसेंटर मतलब जहां पे एनर्जी रिलीज हुई अर्थ के क्रस्ट के अंदर, जैसे हम भूकंप का केंद्र बोलते हैं, केंद्र बिंदु जिसे भूकंप का केंद्र बिंदु अर्थ के गर्भ में, मतलब अच्छा। क्रस्ट के अंदर। सपोज हाँ। अब हम अभी सुमात्रा की बात करें जहाँ पे बराबर। हाल ही में 11 अप्रैल को हुआ, हुआ। वहां की बात करें तो वो जहाँ लोकेटेड था अंदर में, ओके, वो है आपका फोकस या हाइपो सेंटर, ओके। हाँ, ओके। उसका जो प्रोजेक्शन अर्थ के सरफेस के ऊपर है वो उसको हम बोलेंगे ईपी सेंटर। सेंटर। अब ये ईपी सेंटर का डिस्टेंस हम ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। अच्छा। मेरे पास यहाँ एक लोकेशन है, यहाँ एक लोकेशन है, यहाँ एक लोकेशन है। यहाँ से मुझे पता चला कि वो 550 किलोमीटर की दूरी पे था, बट इस बिंदु से 550 किलोमीटर का अगर मैं एक एक बिंदु मारना चालू कर दूं तो वो एक लोकस बनेगा। बराबर है। हाँ। और वो लोकस को हम सर्कल बोलते हैं। ओके। तो यहाँ से मुझे एक सर्कल निकालना है, वैसे ये सेंटर से भी मुझे सर्कल निकालना है और ये सेंटर से भी, और तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो हमको एक्यूरेटली, ओके, इन पर्टिकुलर टॉलरेंस लिमिट हमको बता देगा कि ईपी सेंटर का है। और इसी तरीके से दिस इज द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू फाइंड आउट द ईपी सेंटर। अच्छा, मतलब ईपी सेंटर किस तरह से होता है और कैसे होता है वो हमने जाना। रेक्टर स्केल जो होते हैं वो भी आपने कहा कि जो वाइब्रेटर के जितना जल्दी हमारे पास पहुंचता है उसको रेक्टर स्केल कहा जाता है। रेक्टर स्केल किसको कहा जाता है? रेक्टर स्केल इज अ मैग्नीट्यूड। Okay. Richter scale is a representation of the magnitude of energy release Okay. in that particular phenomena of tectonic plates movement, जिसको हम जो ऊपर आता है तो हम उसको अर्थक्वेक बोलते हैं। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज जैसे होता है और उसको इसी में मैं थोड़ी जानकारी जोड़ दूं, ये रिक्टर स्केल आप सुन रहे हैं, बट ये एक ही तरीका नहीं है। रिक्टर स्केल के अलावा भी कुछ और तरीके हैं जिससे आप हाई मैग्नीट्यूड के भूकंप की जानकारी ले सकते हैं। शायद हायर मैग्नीट्यूड 8 के ऊपर रिक्टर स्केल उतना एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक नहीं है जितना एक मोमेंटम मैग्नीट्यूड। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, बट शायद वो एक टेक्निक है जिससे हम हायर रिक्टर स्केल के ऊपर के भूकंप की तीव्रता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ये भूकंप की जो तीव्रता होती है इसके ऊपर हम किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं? मतलब अगर डैमेजेस हो रहे तो हम किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं? फैमिली प्रोटेक्शन है, उसके बारे में भी आप बताइए। इसके बारे में तो अपना हर देश का एक आपदा नियंत्रण मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट आप जिसको बोल सकते हैं, ऐसी स्कीम्स रहती है।
बट ऐसे सब स्कीम्स के बारे में जब भारत देश में कहेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है पॉपुलेशन। एंड इसके साथ एक और भी चीज आती है कि जनरल ओरिएंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। हमारे यहाँ लोगों की इस तरीके का दृष्टिकोण या उस तरीके का टेम्परामेंट है कि नहीं। बट पहले इस चीज में न जाते हुए हम अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो शायद मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के मूवमेंट में हमको दो फ्रंट लेने हैं, एक है जनरल और एक है फैमिली फ्रंट। फैमिली फ्रंट पे शायद मैं अभी सवाल से ही जवाब चालू कर दूं कि इस चीज को भूल जाइए। ऐसे ही सोचिए कि आप एक टावर में रहती है और गलती से आग लग गई और आपको अभी निकलना है। ऐसे में आप क्या क्या चीज घर से निकालोगे बाहर? यू मे बी इंटरेस्टेड एज अ लेडी, यू मे बी इंटरेस्टेड इन ज्वेलरी। शायद आप चाहेंगे कि ज्वेलरी मेरी घर में जितनी है मैं निकाल के लेके चलूं। शायद बच्चे कंपनी है तो उनको किसी और चीज में इंटरेस्ट होगा। इस तरीके से कोई प्लानिंग होता ही नहीं। सी वी डोंट थिंक इन दैट डायरेक्शन। सी दैट प्रिपरेशन इज नॉट देयर इन आवर माइंड एनी टाइम। अगर इस तरीके से हम इस चीज को देखने लगेंगे तो शायद आज हमको प्रिपरेशन करना है कि एनी डिजास्टर हैपन and then specific suppose earthquake happens or tsunami happens। तो इस तरीके से अगर मैं सिर्फ अभी मद्देनजर रखते हैं इन जनरल एज वेल एज earthquake की बात करूं तो शायद हमको फैमिली से चालू करते हुए पहले ये देखना है कि आपको अगर ऐसे लग रहा है कि earthquake आ गया है, सी दैट अगर आप घर के बाहर निकल के एक ओपन स्पेस में नहीं जा पा रहे हैं तो शायद आपको आपके घर में ही एक ऐसी जगह में घुस जाना है जिसके ऊपर आपके फॉल सीलिंग से लेके या कोई घर में जो हेवी चीज रहेगी वो आपके ऊपर न गिर जाए। ऐसे सोच लीजिए कि आपके घर में एक छोटा सा अलमीरा है, बहुत ही मजबूत चीज है वो, और आप उसके अंदर टेम्पररी घुस गए तो गिरने वाली चीज, हर चीज से आप प्रोटेक्ट हो सकते। इसका प्राइमरी आप ये भी कर सकते हैं कि एडवांस प्रिपरेशन के तौर पे आप कोई भी हेवी चीज ऊपर की तरफ मत रखो, उनको जितना हो सके उतना जमीन के करीब रखो तो वो गिरेगी ही नहीं। तो ये हो गया कि आप निकल नहीं पा रहे। बट इन केस यू हैपन टू बी आउट ऑफ बिल्डिंग तो ऐसी केस में आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप ये देखेंगे कि आप जितना हो सके उतना ओपन स्पेस में चले जाए। बराबर है। मतलब सपोज आप कार में है earthquake हो रहा है तो ऐसा मत सोचिए कि यू आर सेफ इन कार। शायद आप झाड़ के नीचे से गुजर रहे हैं किसी या आप कहीं पावर लाइन, अपने देश में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन है वो सरफेस के ऊपर से पास होती है तो आप वहां से पास कर रहे हैं और है तो शायद वो टूट जाए और आपके ऊपर गिर जाए। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो शायद बाहर की तरफ आपको ये देखना है कि यू शुड बी इन ओपन स्पेस। आप जब अंदर की तरफ है तो अपनी सेफ्टी के लिए आपको कहीं छुप जाना है। जनरल सेफ्टी के लिए आपको ये देखना है कि गैस कनेक्शन, इन केस इट इज सेंट्रलाइज्ड गैस कनेक्शन सिस्टम, आपको स्विच ऑफ करना है, उसको बंद कर देना चाहिए। या पानी कनेक्शन, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है ऑटोमेटिकली तो बंद हो ही जाएगा, पर अपनी तरीके से आप अपने यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो स्विच ऑफ करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आपने मुद्दा छेड़ा ही है कि डैमेजेस की बात कर रहे हैं तो मेजर डैमेजेस कॉज्ड ड्यू टू अर्थक्वेक आर फायर। और ये फायर्स होती है बिकॉज ऑफ द पावर लाइन, गैस एक्सप्लोजन। और इस तरीके से अगर हम देखने जाए तो इस चीज के बारे में हमारा अच्छा प्लानिंग रहेगा तो प्रोबेबली जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, मतलब अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक के कारण बिल्डिंग्स और सामान का, जान माल का थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, बट ह्यूमन बींग्स के जो प्रिपरेशंस है जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर से लेके हर चीज और जो हमारा फायर लाइन से लेके एवरीथिंग, इट विल नॉट इंड्यूस सम फर्दर डैमेज। तो इसके लिए शायद हमको बेसिक तौर पे ये देखना चाहिए। बट आप स्क्रीन पे एकदम सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं कि दीज आर द फैमिली गाइडलाइंस टू बी टेकन ड्यूरिंग अर्थक्वेक व्हेन यू आर इनसाइड बिल्डिंग। प्रोबेबली आपको ये भी दिखेगा उसमें कि व्हाट इज टू बी डन बिफोर अर्थक्वेक, आप देख पा रही है। इसके बावजूद हम आगे देख सकते हैं कि व्हाट इज टू बी डन ड्यूरिंग एंड आफ्टर अर्थक्वेक। जैसे कि आपको थोड़ा अलग तरीके से जा रहे हैं हम लोग, बट डर बहुत बेकार चीज है। मतलब अच्छों को हौसला अगर आपका बुलंद नहीं है, आपकी मतलब इच्छा शक्ति प्रबल नहीं है तो आप वैसे ही डिमोरलाइज होके ही आपको बहुत तकलीफ होती है। बराबर है। हादसे के बाद आपका काम रहना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि सांप काटने के बाद बहुत बार वो नॉन वेनमस रहता है फिर भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं बिकॉज ऑफ डर। तो ये जो डर है वो कम करने के लिए आपको इस तरीके का आपके यहाँ ही थोड़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखना चाहिए। मतलब जनरल पब्लिक के लिए एक प्रिपरेशन बेसिक लेवल पे आपको करना चाहिए। और इस प्रिपरेशन का ड्रिल बहुत जरूरी है मतलब रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इस हिसाब से अगर आप देखेंगी तो शायद इस तरीके के ओरिएंटेशन एंड ड्रिल्स रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म हो तो अचानक होने से जो धांधली हो जाती है या कैओस मच जाता है शायद वो कम होगा। यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि बिफोर अर्थक्वेक हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो, बट बिफोर अर्थक्वेक का मतलब क्या है? क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक होने वाला है?
या सी एज पर आई टोल्ड यू दिस, कुछ चीजें है, कुछ जगह है जहाँ पे प्रिडोमिनेटली अर्थक्वेक आता है, तो उनका रेडीनेस ऑलरेडी है। हाँ। बट अगर ब्लंटली ये पूछा जाए कि आप मुझे बता सकते हैं कि अर्थक्वेक के बारे में 100% प्रेडिक्शन, देन द ब्लंट आंसर इज नो। सी टेक्नोलॉजी हैज नॉट इवॉल्व टू दैट पर्टिकुलर स्टेज कि आपको बताया जा सके कि आज इस डेट पे इस जगह पे अर्थक्वेक इस स्केल का होने ही वाला है। यहाँ तक मैं बोलूंगा कि अर्थक्वेक होने के बाद भी इमीडिएटली जानकारी नहीं कभी मिलेगी आपको, तकरीबन कुछ हफ्तों का गैप रहेगा जब आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। मतलब डिटेल जानकारी मिलने के लिए भी अर्थक्वेक होने के बाद वो लोकेशन ढूंढा जाता है, उसके आजू बाजू क्या हुआ ये डिटेल्स ढूंढे जाते हैं। तो उस तरीके से आप समझ सकती है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है प्रेडिक्शन। आगे जाकर मैं बोलूंगा इवन कंट्रोल मैं वही पूछने वाली थी कि अगर कंट्रोलिंग करना है तो क्या हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं? मुझे अभी ये सवाल से याद आ गया मेरा ज्योग्राफी का आई थिंक 6ठी या 7वीं कक्षा का किताब, जिसमें कंट्रोल ऑफ अर्थक्वेक के लिए एक सुझाव था कि उसमें आपको मैक्सिमम हो सके उतना वाटर पंप करना है। अच्छा, मतलब वाटर इज नॉट प्योर वाटर विच इज पोर्टेबल ड्रिंक जिसको हम करते पीते हैं, बट प्रोबेबली सेवर लाइन्स वेस्ट एवरीथिंग कैन बी पंप्ड, गैलन्स ऑफ वाटर कैन बी पंप्ड इन दैट एपी सेंटर। उसके बाद वहां से आने वाले चांसेस प्रेडिक्शंस है कि मैक्सिमम रिक्टर स्केल्स के भूकंप जो है वो लिमिटेड हो जाएंगे मिनिमम मैग्नीट्यूड के लिए। तो दिस कैन बी वन रेमेडी और कंट्रोल विच इज सजेस्टेड फॉर दिस अर्थक्वेक मैनेजमेंट। लेकिन वो भी जब हमें आने वाला है ऐसे पता चल जाए तो हम ये कर सकते हैं? नो या सी मैं रिंग ऑफ फायर की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो रिंग ऑफ फायर पे एपीसेंटर्स तो खुले हुए, मतलब एपीसेंटर सारा अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पे तो कंटिन्यूसली होता है, वो हंट भी होते हैं। फिर वो होने के बाद उस जगह पे हम ये रेमेडियल एक्शन लेते हैं। अच्छा, और सेफ्टी के लिए क्या हम कर सकते हैं? सेफ्टी किस तरीके की सेफ्टी? जैसे हमें अर्थक्वेक से कुछ सेफ्टी लेनी है उसके पहले तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे जापान में हाउसेस के कंस्ट्रक्शन से या इस तरीके के कुछ सेफ्टी जैसे हमने बीच में वार्तालाप क्या अभी जैसे कहा जाता है कि अभी न्यू कंस्ट्रक्शन जो आ रहा है उसमें अर्थक्वेक सेफ्टी बनाई जाती है, तो ये क्या होता है बेसिकली? सी जो हम आप नॉर्मली जानते होंगे कि जो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज होता है कंक्रीट है, रॉक्स है, क्रस्ट रॉक्स है, और इसके अलावा रेनफोर्स मतलब उसके अंदर सरिया भी आती है लोहे की। इसको रिनफोर्स कंक्रीट बोला जाता है, ठीक है, इंजीनियरिंग टर्म्स में। अभी आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि अगर स्ट्रक्चर रिजिड है तो उसको अर्थक्वेक से डैमेज ज्यादा होगा, फ्लेक्सिबल है तो वो अर्थक्वेक सह जाएगा। इसको आप समझने की मतलब कोशिश करिए कि इस ग्लास को मैं उठा के यहाँ डंप कर दूं तो ये कड़क है, ब्रिटल है, इंजीनियरिंग टर्म्स में टूट जाएगी। वही सपोज मैं इतने ही वॉल्यूम का, इतने ही साइज का पतरा ले लूं और उसको डाल दूं तो शायद वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो डक्टाइल है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इनबिल्ट है। ओके, इसको हम डक्टिलिटी या जो भी हम टफनेस बोलते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स अगर आपके उस मद्देनजर जो गाइडलाइंस है जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जैसे कंक्रीट का उन्होंने एक प्रपोर्शन बताया है, स्ट्रक्चर्स में स्पेसिफिकली अर्थक्वेक प्रोन जोन में रबर इनबिल्ट स्ट्रक्चर्स डाले जाते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी इंड्यूस करते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जो बेस है वही रिजिड नहीं है। जब ऐसे ब्रिजेस में वगैरह आप नॉर्मली देखते होंगे ब्रिज स्ट्रक्चर्स वगैरह रहता है, वो रिजिड वेल्डेड जॉइंट नहीं कभी भी रहेगा। वो जॉइंट नॉर्मली ऐसे तरीके का रहेगा कि इन मेजर मूवमेंट वो जॉइंट हिल सकता है, हिलेगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अर्थक्वेक घंटों के लिए नहीं आता, अर्थक्वेक सेकंड्स के लिए आता है। उस दरमियान जो आपको जैसे डायग्राम में दिखाया जाएगा कि मूवमेंट है अर्थ के, इस तरीके की मूवमेंट है, इस तरीके की मूवमेंट है, इस तरीके की मूवमेंट है, इन तीन मूवमेंट को एब्सॉर्ब करने के लिए आपके स्ट्रक्चर में कैपेसिटी होनी चाहिए। वो अगर आपका स्ट्रक्चर एब्सॉर्ब कर ले तो वो पार कर जाएगा ये चीज। अच्छा, बराबर है। और जैसे अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि कितनी फ्रिक्वेंसी रहती है इनके आने की, कितनी दफा आ सकता है अर्थक्वेक, या एक बार आकर जाए तो क्या हम बता सकते हैं कि इतने दिनों के बाद फिर ये आएगा? अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी क्या है इसके लिए तो मैंने आपको बोला कि एक साल में 10 लाख तक आ जाता है। बट जो डिवास्टिंग मैग्नीट्यूड के है दे मे बी इन द रेंज ऑफ 15 to 20, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस व्हिच आर बियॉन्ड आवर ह्यूमन बीइंग्स ऑफ टुडेज डेट। ये नेचुरल फिनोमेना है, जिसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा, स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट दिख रहा है उसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी दिखाई गई कि कितने मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स कितने आते हैं, कौन से प्रोन जोन्स है, और ये सब चीज आप एक बार ग्लांस कर लेंगे तो प्रोबेबली जो भी व्यूअर्स है हमारे दर्शक उससे इतनी तो एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हैं इंफॉर्मेशन कि अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमेना है, इसको आप रोक नहीं सकते हो, बट सेफगार्ड करने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, और इसके बारे में जितना हो सके आप उतना उसके बारे में पढ़ते रहिए, अपना टेक्निकल नॉलेज बढ़ाते रहिए। वो हम बढ़ाएंगे। और एक मैं यहाँ पे मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि ऐसे कहा जाता है या ऐसे अफवाह उड़ रही है कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है, क्या इसके पीछे भी अर्थक्वेक ही है?
देखिए, दो चीज है, एक है साइंस, एक है माइथोलॉजी। ओके, साइंस को और माइथोलॉजी को आप सेपरेट रखेंगे टेक्निकल डिस्कशन में उतना अच्छा है। मुझे आप कॉन्फिडेंटली पूछेंगे कि 2012 में नेचुरल कैलेमिटीज से ये कुछ मतलब दुनिया खत्म होने वाली है क्या? तो नेचुरल कैलेमिटीज अगर हम अर्थक्वेक के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो हम मेटेओरिटिक इम्पैक्ट के बारे में भी इतना कर नहीं सकते। बट इसके लिए नहीं होगी दुनिया तबाह, क्योंकि वो कहीं लिखा हुआ है या किसी ने कैलेंडर बनवाया उसमें वो 2012 के बाद उसमें है ही नहीं बनवाया। ओके, तो इस चीज को हम जितना जोड़ेंगे नहीं उतना अच्छा है। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। 2012 नहीं, मेरे ख्याल से हम अगर आपस में जिस विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी का रूप हम एक बहुत सारे मतलब व्हाट यू कैन से आर्मामेंट्स के फॉर्म्स में हम देखते रहते हैं और जिस तरीके से कंट्रीज एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, ये आपस की समझबूझ से और महात्मा गांधी ने दिए हुए तंत्र से, अहिंसा से हम मैटर सॉल्व करने लगेंगे तो फिर नेचुरल क्लैमिटी विल एंड दिस वर्ल्ड, नॉट ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि आज का प्रॉब्लम यही है, नेचुरल क्लैमिटी से लड़ने के लिए ह्यूमन बीइंग्स फाइट कर रहे, वो ठीक है, उनकी आपस की फाइट जो है वो बहुत डेंजरस एंड तकलीफ देह है। हमको इतनी सूझबूझ 21वीं सदी में दिखानी चाहिए कि हमको आपस के झगड़ने की एनर्जी जो है वो हमको कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगानी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे आज भी बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी का प्रॉब्लम है। तो हमें उसमें ध्यान देना चाहिए, हमारी एनर्जी वहां लगानी चाहिए, यही मैं कहना चाहूंगा। जी संतोष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने बिजी शेड्यूल से इतना वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को हमको ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, ये थे संतोष जी जो हमें जानकारी दे रहे थे भूकंप के बारे में, इससे कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं और क्या क्या इसके बारे में अधिक हम जानकारी ले सकते हैं साइंटिफिक वे में। आपको हमारा कार्यक्रम कैसे लगा हमें बताना ना भूले। हमारा पता लिख लीजिए, हमारा पता है खबर बात, चैनल 1, JK प्लाजा, पहला माला, दुर्गा माता मंदिर के सामने, पनवेल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9869009449। और दोस्तों, अपनी दोस्त नाज़रीन को दीजिए इजाजत, फिर आऊंगी रात 10:30 बजे लेकर खास बात नाज़रीन के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।